मुसलमानों को जिस तरह का सेकंड क्लास सिटीज़न ट्रीट किया जा रहा है 2014 के बाद, मुझे लगता है आज़ादी के बाद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। चंद्रशेखर और जयंत जी की फ़ोटो वीडियो एक साथ आ रही है, भाईचारा जिंदाबाद, और कई जगह एक साथ दिख जाते हैं। तो इस दोस्ती के पीछे क्या वजह है? नूह में आपने देखा होगा किस तरह की जो हैं दंगे भड़काए गए और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये पहले से प्लान था। मुस्लिम भी इसी देश के निवासी हैं और उनके साथ एक तरह का दोयम दर्जा जैसा व्यवहार हो रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो या दलित आदिवासियों को जो सताया जा रहा है उसकी पॉलिटिक्स हो। तो जो इंडिया बन रहा है उससे कुछ फ़ायदा होगा, ये भी चर्चा का विषय रहता है कि आरएलडी जो है आगे चल के बीजेपी में भी जा सकती है। 24 में चुनाव होने हैं अभी, और क्या लग रहा है आपको? हमारे देश में जातियों पे आधारित जो है नेता भी बढ़ जाते हैं और उनकी पॉलिटिक्स भी बढ़ जाती है। वैसे तो सभी प्लेटफॉर्म पे बहुत कम महिलाएं दिखती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कम दिखती हैं, और आरएलडी में भी मैं देखती हूँ कि बहुत कम महिलाएं हैं, दलित आदिवासी महिलाएं नहीं हैं। तो क्या वजह है, और महिलाओं को जोड़ने के सतपाल मलिक की बातों से कितना सहमत हैं, और आपको भी लगता है ऐसा कुछ होगा? तो इसकी क्या बड़ी वजह लगती है कि लोग सब चीज़ें भूल जाते हैं? ऐसी कौन सी नफ्स है जो इन्होंने पकड़ी हुई है और बाकी सारे मुद्दे जनता भूल जाती है? 15 अगस्त आ रहा है, देश को 76 साल होने जा रहे हैं आज़ाद को, और इस समय देश में अलग अलग तरह के मुद्दे चल रहे हैं। वो जाति से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। वो नूह में आप देख सकते हैं, गुड़गांव में देख सकते हैं, मणिपुर में देख सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं। देश भर में अलग अलग तरह के मुद्दों पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, जाति पे बात करेंगे, धर्म पर बात करेंगे। मेरा नाम है मीना कोटवाल और आप देख रहे हैं द मूक नायक। हमारे साथ जो है आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी हैं और इनसे हम सभी तरह की बात करेंगे। भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है मूक नायक में। जी धन्यवाद। भूपेंद्र, आप जो है, आपकी पार्टी है, आप गए थे अभी नूह में, आपने देखा होगा किस तरह की जो हैं दंगे भड़काए गए और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये पहले से प्लान था जो भी वहाँ पर हुआ नूह में। आप लोग गए थे वहाँ पर, आपने क्या ऑब्जर्व किया? पहले तो देखिए, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो हिंसा पीड़ित इलाके हैं उनमें जाना चाहता था, वहाँ के लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने हमें नूह में एंटर करने से पहले ही रोक लिया और बदतमीज़ी की, गिरफ्तार भी लगभग कर ही लिया था। हम लोग को वापस भेज दिया गया। तो ये कोई लोकतांत्रिक तरीका तो है नहीं, मैं समझता हूँ। अगर वहाँ के लोग हमसे मिलना चाहते हैं और हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं तो सरकार कोई नहीं होती हमें रोकने वाली। लेकिन चूंकि सरकार इन चीज़ों को, धार्मिक उन्माद को, तमाम चीज़ों को शय देती है, इस तरह के संगठनों को, इस तरह के लोगों को, तो वो पोलराइजेशन, वो आपसी डिवाइड जो वहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में हुआ, वो सरकार को सूट कर रहा था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे तमाम खाप नेताओं ने, हमारे किसान संगठनों के नेताओं ने बातचीत करी और एक स्टैंड लिया कि नहीं, हम इस नफ़रती राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे। कई हिंदूवादी संगठन और उनसे जुड़े हुए लोगों ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया के थ्रू ये गुहार करी कि क्योंकि बेसिकली देखिए, हरियाणा में जाट जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो उन्होंने कहा कि जाट लैंड है और जाट लैंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भैया, हम तो ये भुगत ही रहे हैं। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हो, निर्दोष बच्चों को जेल में डाला गया, खून बहा, लोगों को गोलियां लगी, हम तो देख ही रहे हैं। तो हम इसका हिस्सा कतई नहीं हो सकते थे। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े बुज़ुर्गों को, खाप नेताओं को, किसान संगठनों को, तमाम प्रतिनिधियों, जिन्होंने इस नफ़रती राजनीति का बहिष्कार तुरंत किया और इससे पहले कि हालात बिगड़ते, कुछ अफवाहें फैलती, एक क्लियर स्टैंड लिया कि नहीं, हरियाणा में कहीं पर भी हम कोई दंगा नहीं होने देंगे, किसी तरह का जातीय और धार्मिक उन्माद नहीं फैलने देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामी मैं नहीं कहूँगा इसको, ये सरकार की मिलीभगत है।
अगर भूपेंद्र हम लोग देखें, गुड़गांव एक ऐसी जगह बन गया है कि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ पे। कभी मस्जिद पे कोई विवाद छिड़ जाता है, कभी नमाज के लिए कोई विवाद छिड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि गुड़गांव ऐसा क्यों एक जगह बन गया है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी तरह की चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे? हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है आप वो और ज़्यादा वहाँ पे चलती है। देखिए वो मैटर पॉपुलेशन के उससे भी करता है, क्योंकि मेवात का जो इलाका है हरियाणा में, मन्नू, झिरका, ये पुनाना, ये इलाका गुड़गांव के पास लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो वो उनके लिए मुफीद इसलिए होता है क्योंकि और जगह अगर आप देखेंगे हरियाणा में कहीं पर भी, वहाँ इस तरह के जातीय या धार्मिक समीकरण नहीं है कि दो कम्युनिटीज़ को आपस में भड़काया जाए। पिछले दिनों आपने करणी सेना का देखा होगा, पंचायतें हुई और वो सब तमाम फतवे वहाँ से जारी किए उन्होंने कि हमें यहाँ मुसलमानों को, यहाँ अभी रिसेंटली एक पंचायत हुई जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को वो मत दो। पर ये सरकारी शय पर है मीना। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर इस चीज़ को शय ना दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो हेट स्पीच देता है किसी कम्युनिटी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल हो सकता है। और रही बात गुड़गांव को ऐसा बनाए जाने की, तो निश्चित तौर पर चूँकि नू का इलाका जो मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है वो इलाका गुड़गांव के पास लगता है, तो वो इनके लिए शायद आसान है वहाँ पे किसी तरह का धार्मिक और वो तमाम चीज़ें। देखिए, किसी भी कम्युनिटी को गाली देना, किसी भी कम्युनिटी को उकसाना, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाट हो, कोई भी हो, किस तरह से सही ठहराया जा सकता है। अब तमाम लोग संगठनों, हिंदू संगठनों से तथाकथित हैं, खैर उनसे जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि जी हिंदुओं पे हमला हुआ या ये हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर वो वीडियोस जो तमाम पोस्ट की गई और माहौल वहाँ ख़राब किया गया, अगर वो वीडियोस पोस्ट ना की जाती तो मुझे लगता है कि कोई किसी तरह का वहाँ पे इस तरह की तनाव की स्थिति ना बनती। वहाँ पे जो है किसानों को आगे आना पड़ा कि मुस्लिम की सुरक्षा हम करेंगे और हम देखेंगे कि कौन जो है मुसलमान को मारेगा या हमारे साथी को मारेगा, इस तरह की चीज़ है। तो क्यों उनको आगे आना पड़ा, जबकि मुस्लिम भी इसी देश के निवासी हैं और उनके साथ एक तरह का दोयम दर्जा जैसा व्यवहार हो रहा है? नहीं, वहाँ नहीं, पूरे देश में हो रहा है मुसलमानों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सत्य, खुला सत्य है सबकी आंखों के सामने कि मुसलमानों को जिस तरह का सेकंड क्लास सिटीज़न ट्रीट किया जा रहा है 2014 के बाद, मुझे लगता है आज़ादी के बाद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद आज़ादी के पहले के इतिहास में भी ना हुआ। जाटों को, किसान संगठनों को, खापों को आना पड़ा, बोलना पड़ा, वो क्योंकि आपने देखा होगा इस सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ मुखर होकर के उत्तर भारत में अगर कोई कम्युनिटी आई है तो वो जाट कम्युनिटी है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे और कोई इश्यूज़ हों, हमारी खापों ने, हमारे किसान संगठनों ने खुल कर के विरोध किया। और इस बार भी यही था कि देखो भाई, हम सबसे पहले किसान हैं, हम सबसे ज़रूरी हमारे लिए हमारा खेत और हल है। तो धार्मिक आग जो है अगर फैलेगी या बढ़ेगी या ये डिवाइड बढ़ेगा तो सबके रोज़गार को नुकसान होगा, सबके जीवन यापन पे भी असर पड़ेगा। और तनाव का माहौल 2016 के जाट आरक्षण के दौरान हरियाणा देख चुका है, तो वो दोबारा हम नहीं देखना चाहते थे। और चूंकि सालों से एक भाईचारे का, सौहार्द का माहौल मुसलमानों के साथ जाट कम्युनिटी का रहा है चौधरी चरण सिंह जी के समय से, तो निश्चित तौर पर वो हमारी विरासत भी है कि ये भाईचारा हम बनाए रखें। और अभी जो है देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इंडिया जो है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है अलायंस हुई हैं, इंडिया बना है।
तो क्या लगता है आपको कि जो अभी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो या दलित आदिवासियों को जो सताया जा रहा है उसकी पॉलिटिक्स हो, तो जो इंडिया बन रहा है उससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर सबको मिलकर के एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ेगा और इस नफ़रत की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रयोग होगा। 2000 जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने भी कहा कि जनता तैयार है और वो अल्टरनेटिव की तलाश में है। जिस दिन हम वो बेहतर बना लेंगे, जनता भाजपा को सत्ता से हटा देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इंडिया विल वर्कआउट और इंडिया मजबूती से अगर जन इश्यूज़ को एक उस पे लाने में कामयाब तमाम लोग रहे, और मुझे लगता है रहेंगे, तो डेफिनेटली 2024 की राह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है। लेकिन भूपिंदर, ये भी तमाम बातचीत चलती है, ये भी चर्चा का विषय रहता है कि आरएलडी जो है आगे चल के बीजेपी में भी जा सकती है, तो इस पर फिर आप देखिए, आपने बिल्कुल जायज़ सवाल पूछा। पिछले 2 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं कि देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं पिछले 8 साल 9 साल में। और किसान आंदोलन हो, सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय लोकदल थी जिसने किसान पंचायतें पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर करी। बनारस के अंदर किसान पंचायत करी हमने, मात्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। मुखरता से विरोध किसान आंदोलन के दौरान कृषि बिलों का किया। हाथरस में चौधरी साहब गए, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। मुझे समझ नहीं आता है कि गोदी मीडिया के ये चैनल ये सब लिखने और दिखाने से पहले थोड़ा सा दिमाग सोचते क्यों नहीं कि जिन लोगों की राजनीति इन पॉलिसीज़ के खिलाफ रही है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीति करते हैं, मैं मना नहीं करूँगा हम, लेकिन नफ़रत की राजनीति नहीं करते। हम किसान को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाने की, अब कल से उसका कारण आप समझिए। मैं आपको बताऊं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो डिवाइड पैदा हुआ था, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे अध्यक्ष, उन्होंने लगातार ये प्रयास किए और ऐसी सभाओं का आयोजन किया, उन लोगों से संपर्क साधा, लोगों के बीच में गए कि वो डिवाइड, वो जो धार्मिक खाई उस दंगे के बाद बनी, वो कम हो पाए। मैं आपको बकायदा भाईचारा जिंदाबाद हमारा एक पूरा कार्यक्रम था, उसके बाद समरसता अभियान, तमाम चीज़ें उस डिवाइड को कम करने के लिए की गई। और कहीं ना कहीं जो दलित, शोषित, पीड़ित है, अल्पसंख्यक है, उसके अंदर एक भरोसा दिलाने का काम हम चौधरी साहब ने किया कि भाई नहीं, ये लोग हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं। इस तरह की खबरें चलाकर भाजपा में चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, मुसलमान समुदाय के अंदर एक संशय पैदा करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि हमारी ताकत कमज़ोर हो कि भाई हम इनके साथ ना हो सकता है भाजपा में चले जाएं। इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स हम पर भारतीय जनता पार्टी अपने गोदी मीडिया तंत्र के द्वारा लगवाना चाहती है। विपक्ष की मीटिंग में गए चौधरी साहब इंडिया की मीटिंग में मुंबई जाएंगे, तो हर रोज़ हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते कि हम भाजपा नहीं जा रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर रोज़ कोई प्रवक्ता बैठ कर के हम क्यों ये रोज़ क्लैरिफिकेशन दें जब हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जब हम किसान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जब हम दलित शोषित अल्पसंख्यक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हम क्यों हर रोज़ दें। हम अपना काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई मतलब नहीं है जाने का। 24 में चुनाव होने हैं अभी, और क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार हो सकती है? आरएलडी कहाँ रहेगी उसमें? देखिए, आरएलडी इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है। हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों पर देखिए, अभी कोई फाइनल कोई टॉक्स ऐसे हुए नहीं हैं, तो कितनी लड़ेंगे और कौन लड़ेगा उस पर कोई चर्चा अभी खैर करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन हाँ, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं
और हम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा भूपेंद्र, हमेशा जो है आरएलडी पे आरोप लगते हैं कि आरएलडी जो है जाटों की पार्टी है। नहीं, ऐसा देखिए, ये बिल्कुल ये हमारी छवि को ख़राब करने के लिए लगाए जाते हैं। हमारे 9 विधायक हैं, उसमें तमाम मुस्लिम भी हैं, जाट भी हैं, दलित भी हैं, और लोगों ने चुन के भेजा है हमारे सिंबल पे, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता मात्र जाटों की पार्टी। हाँ, लेकिन ये काफ़ी पहले से एक ये वो बनाने की कोशिश की गई ताकि हमें, देखिए चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, पूरे देश के किसानों के। चौधरी अजीत सिंह जी के जो रिफॉर्म्स हैं, आज तक भारत सरकार उस चीज़ की मदद लेती है। तो वह किसी जाति के नेता नहीं थे, वे एक वर्ग के नेता थे, जो वर्ग मध्यम वर्ग है, जो किसान वर्ग है। क्योंकि इस किसान वर्ग की ताकत से कोई सरकार हो डरती बहुत आई है, मैं आपको बता दूं इतिहास में। क्योंकि जब भी सरकारों की चूल्हे हिलाई हैं दिल्ली में आके, तो किसानों ने हिलाई हैं। तो उस समय से लेकर के और अब तक इस किसान, ये जो एक बॉन्ड है, इसको तोड़ा कैसे जाए, तो इन पार्टियों को जातियों में बंटवा दो अपने एजेंडाधारी अखबारों, न्यूज़ चैनलों के द्वारा। हम सर्व समाज की पार्टी हैं। मैं कहूँगा, अगर आप ये कहती कि भूपेंद्र आपकी पार्टी को किसानों की पार्टी कहा जाता, तो मैं हाँ भर लेता 1 मिनट में। हम लोग अगर इस देश की राजनीति देखें तो नेता जिस जाति का होता है उसी जाति की पॉलिटिक्स होने लगती है कि ये जो है जाटों की पार्टी है, या ये यादवों के नेता हैं, या ये चमारों की नेता है, या जाटवों की नेता है। इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, ये ओबीसी की नेता है, इस तरह से। तो क्या वजह हो सकती है इस देश में, जबकि एक नेता को उसका जात धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सर्व समाज के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में जातियों पे आधारित जो है नेता भी बढ़ जाते हैं और उनकी पॉलिटिक्स भी बढ़ जाती है। ये सब होता है बहुजन समाज के नेताओं के साथ। आपने योगी आदित्यनाथ को कभी ठाकुरों का नेता मैंने कभी बोलते हुए नहीं सुना। वो तो सर्व समाज के, हिंदू समाज के नेता बताए जाते हैं। लेकिन आपने कहा हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि जाटों की पार्टी, और मैं कहता हूँ कि जितने भी दलित हों, ओबीसीज के नेता हों, उन पे ये तमाम आरोप लगते हैं या लगाए जाते हैं या बताया जाता है। मोदी जी को कोई नहीं कहता है कि वो सिर्फ मोदियों के नेता हैं, कभी कोई नहीं कहता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है, मैं भी करता हूँ। लेकिन आप देखेंगी, अगर स्टडी करेंगी, तो ये आरोप बहुजन समाज के नेताओं के साथ लगे के ऊपर ही लगा, कैटेगरी में बांधने का। वो चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हों, आदरणीय अजीत सिंह जी हों, तमाम बहुजन समाज के नेता, उनके ऊपर ही ये एक कैटेगराइजेशन जो है दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार करते हैं या करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसका अब क्योंकि देखिए पहले हो जाता था, अब चूँकि सोशल मीडिया है, सब तक खबरें जाती हैं। किसी ने कोई बात संसद में बोली, वो भी एकदम लाइव पहुंचती है। तमाम चीज़ों की अपडेट हम लोगों को रहती है। तो अब ये थोड़े एजेंडाज मैं समझता हूँ धीरे धीरे कमज़ोर होंगे, अब हो गए हैं और होंगे। और हमारी पार्टी, आप हमारी पार्टी का एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारी पार्टी में युवा से लेकर बुजुर्ग तक तमाम, मतलब हर एक समाज के नेता हैं, हर एक समाज से प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, स्टेट की विंग्स हो, तमाम जगहों पर है। तो वो चीज़ अब मुझे लगता है कि आप जैसे यूट्यूब चैनल्स का भी, मीडिया चैनल्स का भी धन्यवाद, और उन तमाम निष्पक्ष पत्रकारों का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को भी कहीं बाहर ले जाते हैं, अन्यथा तो स्टैंप मार करके वही बात है, छोड़ ही दिया जाता है। और मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं, अगर मैं नूह गया, मैं उस नूह के डेलीगेशन में मुस्लिम भी थे और गुजर भी थे और तमाम लोग थे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इट इज़ जस्ट अबाउट जाट्स, वो मैं भी था, मैं एक जाट हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट जाट्स एंड मुस्लिम्स, इट इज़ अबाउट दोज हु वांट पीस और हु वांट द दंगा। और जो पीस वाले हैं उसमें अभी हर एक जातियाँ हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसा, जो कोई एक जाति भी नहीं है ऐसी।
हाँ, निश्चित तौर पर खाप भी सर्व समाज की होती है मीना, मैं आपको बताऊं। आप हरियाणा में जाएंगी, जो बड़ी खापें हैं उसमें सर्व समाज का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें दलित भी होते हैं, उसमें यादव भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं। वहाँ ये कहा जा सकता है क्योंकि खापों को जाटों से बहुत जल्दी जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें भी सर्व समाज था। मेजॉरिटी से जाट समाज ने कहा होगा, वो मैं मान लेता हूँ। तो एजेंडाज हैं, एजेंडाज के तहत ये टैग लगाए जाते हैं, डिवाइड करने के लिए टैग लगाए जाते हैं। लेकिन जब ये एजेंडाज फेल हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारों की चूल्हे हिलती हैं फिर, और मुझे लगता है 24 में हिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और कि महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, बल्कि वैसे तो सभी प्लेटफॉर्म पे बहुत कम महिलाएं दिखती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कम दिखती हैं, और आरएलडी में भी मैं देखती हूँ कि बहुत कम महिलाएं हैं, दलित आदिवासी महिलाएं नहीं हैं। तो क्या वजह है, और महिलाओं को जोड़ने के आपके पास क्या योजना है, आपकी पार्टी के पास क्या योजना है? देखिए, हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ कि चौधरी जयंत सिंह जी ने जितना प्रतिनिधित्व दिया या देने की कोशिश की है, जो मैंने देखा, मैं मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, मेरी टीम में 2 महिलाएं हैं और भी विंग्स में महिलाएं हैं, और कोशिश रहती है कि उस भागीदारी को बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पे आप क्या, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक सच्चाई है कि महिला को राजनीति में थोड़ा सा बैक करने में और उस चीज़ों में लोग कतराते हैं, पीछे हटते हैं। ये सच्चाई है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम जितनी भागीदारी बढ़ा सकें बढ़ाएं, चाहे हमारी किसान विंग हो, चाहे हमारे प्रदेश की मीडिया टीम हो, महिलाओं को जगह दी गई है उसमें। और मैं कहूँगा, हम तो प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी कोई बड़ी बहन अगर हमें बुलाया जाता तो हम कहते हैं कि ये जाएंगी, ये बोलेंगी। तो हम एक कोशिश कर सकते हैं, पर निश्चित तौर पे उस पर काम किया जाना, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं सिर्फ हमारी बात नहीं करूँगा, आपने जैसा कहा, क्योंकि ग्रामीण और पिछड़े समुदाय या इलाकों से महिलाओं के लिए राजनीति में आना बहुत मुश्किल है, पर बदलेंगी चीज़ें और बस कोशिशें जारी हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब जो है इलेक्शन होने वाले हैं 24 में, और सतपाल मलिक का भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी कि चुनाव जितना पास आते जाएंगे ना, अभी वो उतना ही कुछ ना कुछ होता जाएगा, या तो कोई दंगे होंगे या कुछ ऐसा कुछ बड़ा मामला होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है बीजेपी एक अपने बड़े नेता को भी मरवा दे, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं। तो क्या लगता है इसमें, आप मतलब सतपाल मलिक की बातों से कितना सहमत हैं, और आपको भी लगता है ऐसा कुछ होगा? देखिए, सत्यपाल मलिक जी हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और वो एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक भारतीय राजनीति को देखा है, उसका हिस्सा रहे। उनकी बात को कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हल्की बात है। अगर उन्होंने कुछ कहा है, अगर उनके डाउट्स हैं, निश्चित तौर पर देश की जनता उसके बारे में सोचेगी। उसका, जैसा कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उनके नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि वो मरवा भी सकते हैं, तो पब्लिक सब देख रही है। पब्लिक इस चीज़ पर ज़रूर विचार करेगी कि एक इतना वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बात, इस तरह की चीज़ को, सच को बोलने में नहीं डर रहा है पब्लिकली, तो पब्लिक, मुझे लगता है जनता सत्ता से बाहर निकालते वक्त भाजपा को सोचेगी नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरे आपकी बातों से ही, आखिरी सवाल अब मैं इसको कहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, कि इतनी चीज़ें हो रही हैं, हम लगातार सब चीज़ें देख रहे हैं, कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी दंगे हो रहे हैं, कभी किसी पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन लेते हैं। तो इसकी क्या बड़ी वजह लगती है कि लोग सब चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वही चीज़ याद आ जाती है? तो ऐसी कौन सी नफ्स है जो इन्होंने पकड़ी हुई है और बाकी सारे मुद्दे जनता भूल जाती है? देखिए, मुझे लगता है मशीन भी है कोई कारण, शायद उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत लोग बहुत बार बोल चुके हैं। और मशीन के अलावा जो पोलराइजेशन में जो डिवाइड, देखिए मीना, ये एक बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे धर्म सबका निजी विषय है, और धर्म को लेकर के कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं, कुछ कतई नहीं होते हैं। तो उस धार्मिक डिवाइड, जैसा आपने कहा कि जनता चुन लेती है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क मैंने बता दिया कि हो सकता है ना चुनती हो भाई, ये खुद ही चुनवा लेते हैं। लेकिन उसके इतर भी
अब देखिए समय लगता है। मैं कहता हूँ जब जिस तरीके की वेव और मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री जी सरकार में आए थे, वो उसको लोगों को सच पता चलने में टाइम लगा। आज नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, आज कम्युनल डिवाइड इतना है कि आप गुड़गांव की बात कर रही थी, उस दिन जब ये हालात बने गुड़गांव में और आसपास, और मस्जिद पे हमला और तमाम चीज़ें, उस दिन मैं कह सकता हूँ कि मात्र मुस्लिम नहीं डरा था, उस दिन हिंदू भी डरा था कि ये दंगा हमें हमारे शहर में नहीं चाहिए। वो प्रभावित हिंदू को भी करता है, पर वो धीरे धीरे एक्सपोज होते होते इस समय तक यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जब एक सरकार आती है तो लोग बहुत सी बातें उसकी बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं, और बहुत से इश्यूज़ को, क्योंकि मीडिया भी अब जो है बिल्कुल मतलब सरकार के इशारे पे तमाम काम कर रहा है, तो दिखाता भी नहीं है। बहुत कुछ हो रहा होता है देश में, नहीं दिखाया जाता है। पर अब इतने समय के बाद मुझे लगता है कि वापस इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स की बात होने लगी। चौधरी साहब ने रखे आंकड़े, पिछले अग्निपथ पे हमने आंदोलन किया। ये इश्यूज़ हैं जो जनता से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। किसान का बच्चा फौज में जाता है, अग्निपथ में आप उसको 3 साल में उसको जो है बेरोज़गार कर देंगे। आर्मी की जॉब प्राइड की जॉब होती है, उस प्राइड को आप छीन ले रहे हो कि भाई तू तो कच्चा है। तो धीरे धीरे समय लगते चीज़ें लोगों के सामने एक्सपोज होती हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी हो गई हैं, और जैसा आपने कहा ना, बार बार जीत जाते हैं, तो इस बार नहीं जीतेंगे। भूपेंद्र, एक सवाल और, आजकल जो है चंद्रशेखर और जयंत जी की फ़ोटो वीडियो एक साथ आ रही है, भाईचारा जिंदाबाद, और कई जगह एक साथ दिख जाते हैं। तो इस दोस्ती के पीछे क्या वजह है, और क्या आगे चल के कुछ बड़ा करने वाले हैं? निश्चित तौर पे ये भाईचारा है और भाईचारा रहेगा। चंद्रशेखर जी मेरे भी बड़े भाई, और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, मैं 2 लाइन में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये चंद्रशेखर भाई की आवाज़ जो है वो संसद में गूंजनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं भी हैं मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, कि उनकी आवाज़ जल्द संसद में गूंजे और ये भाईचारा बढ़े और राजनीतिक ताकत किसान के, दलित के लिए एक नई राजनीतिक ताकत बन कर के उभरे। तो निश्चित तौर पे भाईचारा है और जिंदाबाद है।